आज हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे, आणविकता अभिक्रिया की कोटि, तो हम उसमें पढ़े थे शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो हम सबसे पहला क्या पढ़ना है, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो देखिए क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया को क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिएगा सबसे पहले इसका डिफिनेशन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग रासायनिक अभिक्रिया के साधनाओं पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को एक रासायनिक अभिक्रिया के साधनाओं पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। मान लें कि एक अभिक्रिया हो रही है, सपोज करते हैं क्या हो रहा है, ए से कहां जा रहा है, पी में। कोई दिक्कत, ए क्या अभिकारक और पी क्या प्रतिफल। शुरू में क्या रहा होगा, इसका सांद्रता क्या रहा होगा ए, और ये क्या रहा होगा जीरो। शुरू में इसका टाइम क्या रहा होगा, टी इज इक्वल टू जीरो, और इसका क्या रहा होगा, कुछ समय के बाद इसका टाइम क्या रहा होगा, टी मान लेते हैं। अब देखिए इधर प्रतिफल क्या बन रहा है, x बन रहा है, इधर क्या है, अभिकारक में भी x घट जाएगा। क्या हो जाएगा, जितना प्रतिफल बनता है उतना ही अभिकारक क्या होते जाता है, घटते जाता है। हम लोग डिफिनेशन इसका क्या पढ़े थे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया का वेग आप लोग को पता है क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, इसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं, r से। कोई दिक्कत है, या हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, dx/dt। अभिक्रिया के साधनाओं पर आश्रित नहीं हो, अभिक्रिया यहां पे अभिक्रिया A है और ये क्या है, इसका प्रोडक्ट कितना बन रहा है, जीरो। लेकिन जब ये वेग में होगा, तो जब वो हो रहा होगा तब तो वो वेग होगा, तो A माइनस एक्स इस समय क्या हो रहा है, और इस समय ये अभिक्रिया होना चालू नहीं हुआ था, इस समय क्या हो रहा है, इसी समय इसका वेग देखना। तो अभिक्रिया का वेग उसके साधना क्या है, A माइनस एक्स, क्या उस पर आश्रित नहीं है, ये क्या उसके समानुपाती। अब देखिएगा, आप बोलिएगा कि सर किस तरह कोटि का, तो किसी भी वेग समीकरण में उसका कोटि कैसे पता चलता है, उसके घातांक से। तो यहाँ पे पावर क्या लगेगा, n। अब ये n क्या होगा, क्योंकि ये कौन सा है, शून्य कोटि है, इसलिए n बराबर यहाँ क्या होगा, जीरो। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं dx/dt, इस समानुपाती को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, एक कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। और यहाँ पे n के स्थान पे क्या आ जाएगा, वो जीरो। क्यों, क्योंकि ये कौन सा कोटि है, शून्य कोटि, a माइनस एक्स की पावर जीरो। तो n बराबर यहाँ पे शून्य क्यों लिखेगा, क्योंकि शून्य कोटि है, शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या होता है, n बराबर जीरो। इसको लिख लीजिए अच्छे से। x/dt हम लोग क्या निकाले थे, k a माइनस एक्स पे पावर जीरो। अब देखिएगा, आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर जीरो रहा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। dx/dt के a माइनस एक्स पावर जीरो है, तो वैल्यू कितना हो गया, 1। तो dx/dt इज इक्वल टू क्या आ गया, एक k आ गया। अब देखिएगा dx इज इक्वल टू k dt लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से क्या आता है, ये छोटे रूप को बड़े रूप में लाना, क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। आप लोग को पता है किसी छोटे चीज को बड़ा करना है तो उसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और किसी बड़े चीज को छोटा करना पड़ा तो उसको क्या करता है, डिफरेंशिएशन करते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, dx
के dt इंटीग्रेशन। आप लोगों को पता है कुछ कुछ बेसिक बात, किसी भी छोटा चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे देखिए dx, ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c, कोई कांस्टेंट टर्म आता है। अब देखिए किसी इंटीग्रेशन के साथ कोई, जैसे मान लीजिए यहीं पे k dt है, अगर कोई dx है, जैसे यार dt का फॉर्म में है, उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, तो वो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर निकल जाता है, उसके बाद वो जो अंदर वाला जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, k dt का t और प्लस c। ये बेसिक चीज है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में। देख लीजिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और ये क्या होगा, k dt, यहां से क्या हो गया, x k dt का t प्लस c। कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट समीकरण, क्या मान लेते हैं, एक समीकरण मान लेते हैं, x इक्वल टू kt प्लस c। अब देखिए आगे इसको मिटा देते हैं इधर थोड़ा। अब देखिए x बाय kt प्लस c, अगर शुरू में समय क्या रहा होगा, इनिशियल स्टेज में t बराबर 0, तो t बराबर जब 0 था उस समय उसका सांद्रता क्या था, प्रोडक्ट में 0 था। अगर t 0 रहे तो x बराबर 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हम बताए थे यहाँ a से p में जा रहा था, इधर क्या था, a था, इधर 0, ये शुरू का टाइम था, इसमें टाइम क्या था 0, तो इधर प्रोडक्ट में भी क्या था 0, तो ये x का ही चीज है ना, x बराबर जितना बनेगा उसको तो प्रोडक्ट बोलेंगे। ये कितना है 0 और समय क्या है 0 है, तो प्रोडक्ट भी क्या है 0, समय बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा। अगर t बराबर 0 रहे तो x बराबर 0 होगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में t बराबर 0 और x बराबर 0 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है kt प्लस c, x बराबर 0, t बराबर भी 0 प्लस c बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इस c का मान, c बराबर 0 का मान समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर kt प्लस c बराबर 0, तो x बराबर kt, कोई दिक्कत, तो k बराबर क्या हो जाएगा x बाय t। ये एक समीकरण है, क्या समीकरण है, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक, इसको क्या बोलेंगे, शून्य कोटि का वेग स्थिरांक समीकरण। यहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा k बराबर क्या था, वेग स्थिरांक, क्या था, वेग स्थिरांक। चलिए यहां तक उसको अच्छे से नोट कीजिए साफ साफ। अभिक्रिया का अर्धायु, शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायु, क्या बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए हाफ शून्य कोटि अभिक्रिया तो हम लोग समझ गए, लेकिन अर्धायु किसको बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। जैसे मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसको पूरा होने में जितना आधा समय लगेगा, उसके सांद्रता को घटने में आधा समय जब तक लग जाए, उसका सांद्रता कब तक, जब सांद्रता उसका आधा हो जाए, उसके आधे होने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धायु। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का पढ़े थे पिछले शून्य कोटि अभिक्रिया में, ए से कहां जा रहा था, पी में, ये क्या था, ए था और ये 0, ये a/2, इसी को आधा होना ना, a/2 होने में जितना समय लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धायु। तो देखिए इसको आधे होने में जितना समय लगता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया के को आधे होने में जितना समय लगता है
उसे ही शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु करते। जिस रासायनिक अभिक्रिया के संरचनाओं को आधे होने में जितना समय लगता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या बोले थे, सांद्रता A बराबर क्या था, A/2। तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए A से P में जा रहा था, ये क्या था A0, इधर क्या था A-x और इधर x। तो ये x भी इधर A/2 बना होगा, तब तो ये A यहां से घटेगा A/2, तब तो इधर बचेगा A/2 इधर भी और A/2 इधर भी। तो या तो आप बोल सकते हैं क्या A-x भी बराबर क्या होना चाहिए, A/2। कोई दिक्कत है, क्योंकि अभिकारक में भी कितना बचना चाहिए, A/2, और प्रोडक्ट में भी कितना बचना चाहिए, A/2। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे क्या, x A-A/2, वहां से भी घटाएगा तो सेम चीज है दोनों, कोई दिक्कत। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं x कितना, A/2, कोई दिक्कत। अब देखिए समय लगता है, जितना समय लगता है, शुरू में क्या था समय t, तो ये t को कितना होना पड़ेगा, t½ आधा समय, जितना समय लगेगा A/2 होने में उसी समय को हम लोग क्या बोलेंगे, t½ ये इसी t½ को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धायु। क्या बोलते हैं, अर्धायु। क्या बोलते हैं, अर्धायु, हाफ लाइफ। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग पिछला इक्वेशन एक निकाले थे, k x/t। कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए x तो स्थिरांक है, वो तो जैसे का तैसे रहेगा, x का स्थान पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहां देख लीजिए समीकरण, वेग समीकरण, वेग स्थिरांक समीकरण में x A/2 और t½ का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए तो k x/t। कोई दिक्कत, k बराबर यहां से क्या है, x/t, x का मान कितना है, A/2, कितना है A/2, और t का मान t½ और ये k इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिएगा साफ साफ, t½ को इधर कर देते हैं, t½ और इस k को इधर A/2/k, तो t½ बराबर क्या हो जाएगा, और ये कहां आ जाएगा नीचे A/2k। ये भी एक समीकरण है, किसका है ये समीकरण, शून्य कोटि के लिए अर्धायु का। इसको लिख लीजिएगा ऐसे करके, शून्य कोटि के लिए अर्धायु, नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा अब आगे क्या निकाले फॉर्मूला, t½ A/2k। यहां से हमको करना क्या है, ये 2k, 2 भी स्थिरांक और k भी स्थिरांक, सिर्फ चेंज होने वाला क्या चीज है, a। तो हम लोग बोल सकते हैं t½ किसका समानुपाती है, a का, क्योंकि ये ऊपर अगर नीचे वाला रहता तो वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये t½ किसका समानुपाती है, a का। अगर ये a का मान बढ़ेगा तो t½ भी क्या होगा, बढ़ेगा। सपोज करते हैं, देखिए a से p, मान लेते हैं ये 10 मोल था, कोई दिक्कत, इसको आधे होने में 5 मोल, तो ये अगर हम 20 मोल कर देते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, ज्यादा समय न लगेगा। तो कहने का मतलब ये a का मान जितना ज्यादा होगा उसका t½ भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये सिंपल सी बात है। t½ किसका समानुपाती है, a का। ये कभी कभी पूछ लेता है और आगे इसका जरूरत पड़ता भी है, लिख लीजिए। मान लें कि शुरू में दी गई सांद्रता A था, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, A0। क्या मान लेते हैं, A0। कुछ समय के बाद की सांद्रता क्या था, A-x, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, AT। कोई दिक्कत, शुरू में दी गई सांद्रता क्या था, A था, और कुछ समय के बाद की सांद्रता क्या था, A-x। तो अभी हम लोग एक फार्मूला निकाल लेते हैं, k x/t। कोई दिक्कत। और अभी हम लोग x को भी जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, A-x बराबर क्या होगा, x होगा क्या, देखिए इसको, क्योंकि ये a था, 0 था, A-x और इधर x,
तो आप बोल सकते हैं इसी में से घटा होगा तब तो ये x बना होगा। क्या घटा होगा? a माइनस एक्स को ही घटाइएगा ना, a माइनस एक्स को घटा के। तो देखते हैं a माइनस एक्स और प्लस x, तो ये क्या हो गया x। तो हम बोल सकते हैं x के स्थान पे हम लोग पुट करते हैं a माइनस एक्स और नीचे में क्या बच जाएगा t। कोई दिक्कत? अब देखिए a को हम लोग क्या मान लिए a नॉट और a माइनस एक्स को a t और ये क्या हो गया t। तो यहां से एक इक्वेशन आएगा, क्या आएगा? इस t को इधर गुना कर दीजिए तो kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस a t। क्या हो जाएगा? a t इज इक्वल टू, ये माइनस इस साइड की जगह तो क्या हो जाएगा प्लस, a t इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt। ये भी एक इक्वेशन है, लिख लीजिए इसको। शून्य कोटि में तीसरा इक्वेशन था, इसको भी लिखिए, सबको लास्ट में फिर नोट करेंगे एक जगह। शून्य कोटि अभिक्रिया के आलेख। पहला इक्वेशन क्या आया था? k इज इक्वल टू, सॉरी उससे पहले क्या था? dx बाय dt इज इक्वल टू क्या था? k माइनस एक्स पे पावर 0, ये ना था। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा? ये क्या है? इस स्थिरांक है dx बाय dt, ये वेग समीकरण है। a माइनस एक्स क्या है? इस पे पावर 0 है तो वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। उसका ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? सीधा रेखा में, ये हो गया। दूसरा क्या था? k इज इक्वल टू एक्स बाय टी। तो देखिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू kt। अब k क्या है? कांस्टेंट है और t क्या है? वेरिएबल। x y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है? और जिन से पास करता है उसको भी बना लीजिए। तीसरा क्या था? तीसरा इक्वेशन क्या था? क्या निकाले थे अभी? at इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt। अब देखिए a नॉट क्या स्थिरांक है, वो शुरू में है, उसमें कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। at क्या है? वेरिएबल। और क्या हो जाएगा? t। क्या हो जाएगा? y इक्वल टू c माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? अगर स्लोप क्या है? माइनस, तो स्लोप माइनस है तो वो क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा। यहां पे क्या था? m पॉजिटिव था, इसलिए क्या है? 90 डिग्री से कम, क्योंकि वो किस में लगते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं। तो ये क्या होगा? 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या है? पॉजिटिव। tan थीटा क्या होता है? स्लोप पॉजिटिव होता है। और ये क्या है? नेगेटिव है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? इस 90 से ज्यादा। tan 90 से ज्यादा क्या होता है? नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या होगा? 80 और t। कोई दिक्कत? चौथा देखिए, चौथा क्या था? t हाफ a बाय 2k। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए a बाय t हाफ क्या हो जाएगा? देखिए ये भी y इक्वल टू mx का ग्राफ है, क्योंकि a है और 2k क्या है? इस तरफ, वो क्या होगा? ये भी ओरिजिन से पास करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ते चलेगा। इस चारों ग्राफ को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए अच्छे से एक एक करके अच्छे से देखिए। पहला क्या है? dx बाय dt इक्वल टू k a माइनस x पे पावर 0। दूसरा क्या है? k इक्वल टू x बाय t, इस y इक्वल टू mx के ग्राफ का फॉर्म आया। तीसरा क्या है? y इक्वल टू c माइनस mx, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में। t आप इक्वल टू a बाय 2k, y इक्वल टू mx। ये क्या? x पॉजिटिव, ये m पॉजिटिव था इसलिए कहां गया? 90 डिग्री से कम। ये भी m पॉजिटिव था इसलिए 90 डिग्री से कम tan थीटा, और ये m नेगेटिव था इसलिए tan 90 डिग्री से ज्यादा। और ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। पहला एरो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी फोटो रासायनिक अभिक्रिया जितना भी फोटो रासायनिक अभिक्रिया वो क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट।
मतलब सूर्य के या किसी भी प्रकार का लाइट के उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया होगा वो कौन सा अभिक्रिया होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो जैसे देखिए हम लोग बचपन से देख ये 10th क्लास में भी देखे थे, सूर्य का लाइट क्या बनता है HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन को किसके अभिक्रिया उपस्थिति में कराएंगे, सूर्य के प्रकाश के लाइट में कराएंगे तो क्या बनेगा HCl। बैलेंस कर दीजिए 6 6 12 6 18। ये क्या हो जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा तो क्या बनेगा सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि उपस्थिति में शून्य कोटि अभिक्रिया। NH3 Ptn2 प्लस H2। दूसरा क्या होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड BPT की उपस्थिति में टूटेगा और क्या बन जाएगा H2O प्लस हाफ मोल O2। तीसरा क्या है 2H AU 2 प्लस। ये सब क्या है उत्प्रेरक की उपस्थिति PT AU ये सब क्या है उत्प्रेरक। आगे इसको पढ़ेगा उत्प्रेरक का कैसे प्रभाव पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया पे। तो ये भी क्या है ये सब तीनों क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में शून्य कोटि का अभिक्रिया। मेनली देखिए आपको बोर्ड लेवल पे इस सब कंपटीशन में कभी पूछ लिया या फिर बोर्ड में भी पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।